सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को मेरे बच्चों, ठीक है। और बच्चों आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, ठीक है, कि थोड़ा सा मन लगा करके पढ़िए। जो चैप्टर, जो टॉपिक पढ़ाया जाए उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछिए, क्योंकि आज ये जो चैप्टर सॉरी, आज ये जो चैप्टर, ये टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे, इसके बाद हम दोबारा से कभी नहीं पढ़ रहे होंगे इस टॉपिक को, ठीक है। इसलिए आज हम आपको डिटेल से जब पढ़ा रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का भी एक फर्ज बनता है, एक दायित्व बनता है कि आप सभी लोग मन लगा करके इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और इसी टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्या आप सभी लोग बताइए, क्या हमारी ये बात समझ में आई? क्या आप सभी लोग अच्छे बच्चे बनोगे प्यारे बच्चों? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्या मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग अच्छे बच्चे बनोगे या फिर गंदे बच्चे? जल्दी से बता दो, जल्दी से मेरे बच्चे बताओ। अधिकतर मेरे बच्चों का जवाब आएगा कि सर हम तो अच्छे बच्चे बनेंगे, है ना, अच्छे बच्चे बनेंगे। चलो भाई, सर पढ़ाई अच्छी चल रही है। 1:05 हो चुके हैं प्यारे बच्चों, देखो ये हमारा अलार्म बज चुका है, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, यस सर जी, यस सर जी, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों, चैप्टर 4 का एक बच्ची कह रही नोट्स तो हमने बोल दिया था यार चैप्टर 4 का। नोट्स के लिए आप हमसे स्पेशली मत बोला करिए, आप थोड़ा सा कॉल कर लिया करिए, है ना, टेक्निकल टीम के अंदर वो लोग आपको बता देंगे। वहां पर बोल दिया करिए कि नोट्स अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है। तो आज प्यारे बच्चों पार्ट 19 है और एंड आज अधिकतर हमारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर 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 चैप्टर खत्म कब होगा? आज टुडेज लास्ट डे इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का आज लास्ट दिन है, आखिरी दिन है प्यारे बच्चों। तो आखिरी दिन में इससे गले मिलकर रो लेना है और इसे अलविदा बोल देना है, क्योंकि अब आप इसे पढ़ोगे नहीं दोबारा से, ठीक है। अब इसके सिर्फ क्वेश्चन ही करोगे, ठीक है। थ्योरेटिकल टॉपिक हमने आपको समझा दिया, पढ़ा दिया। एंड सिंड्रोम चल रहा था, आपको हमने बताया था कि अनुवांशिक बीमारी है सिंड्रोम आपकी। जब आपके डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न प्रश्न मनुष्य में गुणसूत्री विकार को समझाइए। मनुष्य में गुणसूत्री विकार क्या होता है, या फिर इस चीज को भी पूछेगा कि मनुष्य में गुणसूत्री विकार क्या होता है, ठीक है। ठीक है, तो जब ये आपसे ठीक है ना, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो ध्यान से सुनना, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो इस चीज को तुम्हें बताना है बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी चीज ये कि आज डाउट क्लास नहीं है, कल आपकी डाउट क्लास रहेगी, ठीक है, ठीक है। और कल डाउट क्लास रहेगी और कल डाउट क्लास के अंदर आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं, सारे डाउट्स को प्यारे बच्चों कल की क्लास के अंदर आप सभी लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया? बताओ यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। अब देखो, अब देखो, अब मेरे बच्चे क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे दिया गया था, तो उत्तर में आप क्या लिखोगे कि मनुष्य में गुणसूत्री विकार क्या है? आपको नाम से ही पता चल गया, गुणसूत्री विकार मतलब गुणसूत्र के अंदर, मतलब प्यारे बच्चों जो हमारे क्रोमोसोम है, क्या है, जो हमारे क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के अंदर कोई डिफॉल्ट आता है। मान लो ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन का प्यारे बच्चों एक मदरबोर्ड है ना, इस मोबाइल फोन का एक मदरबोर्ड है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड इन दिस मोबाइल फोन, दैट्स कॉल्ड मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मदरबोर्ड की अगर एक थोड़ी सी तार, एक सिर्फ एक छोटी सी वायर कट जाए या किसी दूसरे में जुड़ जाए तो ये मोबाइल ऑन नहीं हो सकता, ये मोबाइल फंक्शन नहीं करेगा, खराब हो जाएगा, डेड हो जाएगा मोबाइल, अगर मदरबोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए। अगर सेम गुणसूत्र के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इन केस गुणसूत्र के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो सेम यही सिचुएशन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों गुणसूत्री विकार होता है ये, गुणसूत्र के अंदर प्रॉब्लम हुआ तो। आप लोग एक बात बताओ, ठीक है, आप लोग एक बात बताओ कि मनुष्य में जो गुणसूत्री विकार होते हैं वो क्यों होते हैं, बताओ। और मनुष्य में गुणसूत्र, सॉरी ये क्यों होते हैं ये मत बताओ, ये मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं ये बताओ, है ना, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? अब देखो क्वेश्चन, उत्तर में लिखोगे कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 23 जोड़े क्रोमोसोम की संख्या संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन से यह विकार उत्पन्न होता है। गुणसूत्री विकार कैसे उत्पन्न होता है कि मनुष्य में जो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, जो 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो 23 जोड़े जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनकी क्रोमोसोम की संख्या में या फिर संरचना में, ठीक है, किसी प्रकार का परिवर्तन आता है, ठीक है। जब गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है हमारे पास, ये क्या है बच्चों, ये सभी हमारे पास गुणसूत्र है, ठीक है। तो जब जब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन, संख्या में परिवर्तन, या फिर बच्चा लोग जब गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो क्या होगा वो, तो क्या होगा बच्चों, तो वो होगा आपका गुणसूत्री विकार, ठीक है। वो क्या होगा, वो मेरे बच्चों होगा आपका गुणसूत्री विकार, ठीक है। अगर इस गुणसूत्र का नंबर बदल जाए, ठीक है, इस गुणसूत्र की संख्या, मान लो एक गुणसूत्र ये, एक गुणसूत्र ये, गुणसूत्र कैसे होते हैं, जोड़े में होते, ठीक है। नंबर बदल जाए, 2 की जगह 3 हो जाए, ठीक है, 3 की जगह 4 हो जाए,
उसके नंबर में चेंज आ जाए, संख्या में परिवर्तन आ जाए, क्या बोल रहा मैं, संख्या में परिवर्तन, उसका नंबर बदल जाए तो हम क्या देखते हैं, तो वो हो जाएगा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो अगर उसकी संरचना बदल जाए, इसकी संरचना इतनी इतनी होनी चाहिए लेकिन इतनी कट गई, इतनी बची, तो ये परिवर्तन हो गया। और इसी के द्वारा क्या होता है, इसी के द्वारा बच्चा लोग गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी के द्वारा क्या होता है, तो इसी के द्वारा गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होता है। ठीक है ना, गुणसूत्र की संख्या और उसकी संरचना में परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, आपको एक चीज हमने बताया था कि जब युग्मकों का निर्माण होता है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमीट बनते हैं, नर युग्मक शुक्राणु बनेगा या फिर मादा युग्मक अंडाणु बनेगा, उस समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रायः गुणसूत्रों के परस्पर अलग ना हो पाने के कारण, अर्धसूत्री जब विभाजन हो रहा है उस समय गुणसूत्र आपस में अलग ना हो पाए ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन। ठीक है, क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाए तो गुणसूत्रों की संख्या कुछ कम या अधिक हो जाती है, जिससे संतान में एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसे हम गुणसूत्री विकार या फिर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है ना, बताओ भाई, तो गुणसूत्री विकार क्या होता है, गुणसूत्री विकार वही होता है क्या कि अर्धसूत्री विभाजन के समय प्रायः गुणसूत्रों के परस्पर अलग ना हो पाने के कारण, अलग नहीं हो पाते, वो एक साथ बने रहते हैं, एक साथ चले जाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो रोग उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, और वही होता है आपका क्या, गुणसूत्रीय विकार। ठीक है भाई, ठीक है, गुणसूत्रीय विकार। प्यारे बच्चों, गुणसूत्र संबंधी विकार जो होते हैं, गुणसूत्र संबंधी विकार गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन या संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होते हैं। ठीक है, जो भी आपके गुणसूत्री विकार होंगे, ठीक है, जो भी आपके प्यारे बच्चों गुणसूत्री विकार होंगे या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है, गुणसूत्री विकार या फिर आपका प्यारे बच्चों सिंड्रोम होगा। ठीक है, गुणसूत्री विकार और सिंड्रोम जब भी होगा तो समझ लो कि उनकी संख्या में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, उनकी संख्या में परिवर्तन हो रहा है या फिर उनकी संरचना में परिवर्तन हो रहा है, तभी ये गुणसूत्री विकार होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में एक चीज और समझ लेना, क्योंकि इंग्लिश आप बड़ी कंफ्यूजन होती है, आप लोग ज्यादा पढ़े नहीं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करके कर देगा। इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये है आपका सिंड्रोम। ठीक है, सिंड्रोम। तो लगभग में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और सिंड्रोम क्या होते हैं, संख्या में परिवर्तन होगा गुणसूत्रों के या फिर आपका क्या होगा, संरचना में परिवर्तन होगा, क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चर होंगे उनके अंदर परिवर्तन आएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे तो इसको चुपचाप से इतना लिख देना है। ठीक है, बताओ, डन, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह निम्न प्रकार का होता है, और पहला जो हम लोगों ने कल पढ़ा था डाउन सिंड्रोम के बारे में। व्हाट इज डाउन सिंड्रोम, क्या होता है, कल हमने बताया था आपको जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है, क्या हो जाता है कि जब 21वीं जोड़ा जो गुणसूत्र है हमारे पास वो 2 के बजाय 3 हो गया, 2 के बजाय बच्चों 3 हो गया, 21वां जोड़ा गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है, तो हम डाउन सिंड्रोम या एकादि सूत्रता कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एकादि सूत्रता, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं। वाई इज कॉल्ड मंगोली जड़ता, बिकॉज प्यारे बच्चों इस मंगोली जड़ता के अंदर सर मंगोलो जैसा हो जाता है, छोटा सा, है ना, और कद के भी छोटे हो जाते हैं, उनकी हाइट ज्यादा बढ़ नहीं पाती, चेहरा बिल्कुल मंगोलो जैसा हो जाएगा। तो ये सब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब उनके प्यारे बच्चों लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, मंगोली जड़ता के, है ना। आप देखो मंगोली जड़ता की सबसे बड़ी बात होती है कि इसके लक्षण क्या है, लक्षण क्या है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम के लक्षण प्यारे बच्चों हमने बताया था, इसमें एकादि सूत्रता हो जाती है, एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि इसमें 47 गुणसूत्र हो जाता है। कितना हो जाता है इसके अंदर प्यारे बच्चों 47 यानी कि 47 गुणसूत्र हो जाता है। नॉर्मली होना कितना चाहिए, नॉर्मली एक स्वस्थ मनुष्य के पास 46 गुणसूत्र होने चाहिए। 46 गुणसूत्र अगर इसके पास हैं तो समझ लो कि ये हेल्दी है, ये हेल्दी है ना। लेकिन इसके कारण से इसके अंदर 46 गुणसूत्र नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हुआ 46 गुणसूत्र नहीं है, इसके अंदर टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, 47। अगर 47 गुणसूत्र हो गए तो हमने इसको बोल दिया क्या, डाउन सिंड्रोम। ओके, क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद इनकी 16 से 17 वर्ष में मृत्यु हो जाती है, मतलब ये अपना पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, ये पूरा जीवन अपना क्या करते हैं, अच्छे से अपने पूरे जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इनकी क्या होती है, 16 से 17 की उम्र तक इनकी मृत्यु हो जाती है बच्चों, ये मर जाते हैं। ठीक है, 16 से 17 वर्ष में ये मर जाते हैं। इसके बाद
तीसरा, इनकी गर्दन मोटी होती है। जो ये गर्दन है, ये गर्दन क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। ठीक है, गर्दन मोटी होती है। त्वचा प्यारे बच्चों खुरदुरी होती है। ठीक है, जीभ मोटी होती है। आदि डाउन सिंड्रोम के क्या है, मेनली लक्षण होते हैं। ठीक है, त्वचा इनकी मोटी हो जाएगी और ज्यादा दिन तक ये बेसिकली जिंदा नहीं रहते हैं। ठीक है, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। इसके बाद आता है हमारा अगला जो है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ लिया था कल की क्लास में, शायद हमने आपको बताया था, इन सैटरडे की क्लास में डाउन सिंड्रोम को हमने बताया था। ठीक है, एक बच्चा कह सर साथ साथ नोट करते जाएं। हाँ हाँ भाई, नोट करते जाओ, बहुत अच्छा है, गुड। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने एक चीज देखा कि जिसको डाउन सिंड्रोम होगा, जिसको डाउन सिंड्रोम होगा वो कितने दिन में मर जाता है, लगभग में मर जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है ना। अब देखो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की जगह XX या XY की जगह 1X और हो जाता है। ठीक है, यदि सामान्य व्यक्ति में, सामान्य नर और प्यारे बच्चों मादा में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, आप बताओ। सामान्य नर और मादा में जो लिंग गुणसूत्र हैं क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं। नर में होगा बता दोगे XY होगा, और XX किस में होगा, मादा में होगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं। ये गुणसूत्र है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये आपके क्रोमोसोम है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन बनती है जिसके अंदर ये जो नर के गुणसूत्र हैं वो XXY हो गए। ठीक है, और मादा का XX एक यक्स और ऐड हो गया। ठीक है, एक यक्स गुणसूत्र जब और ऐड हो गया पूरा, तो जो रोग होता है, तब जो विकार होता है, उस विकार को बोलते हैं क्या, इस कंडीशन को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तब हम इस कंडीशन को बोलेंगे कि अरे बाबा इसको तो टर्नर सिंड्रोम हो गया, अरे है ना, उसमें हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। तो हम उसे क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये क्लियर है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, है ना। चलो यहां तक क्लियर हो गया। ओ भाई ये क्या लिख दिया इसमें, ये क्या लिख दिया, अरे रुको इसको काटो वेट एक सेकेंड। टर्नर सिंड्रोम की कंडीशन जस्ट इसके अपोजिट है मेरे बच्चे। जब व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र 2 की जगह 1 हो जाता है, सॉरी देखो लिखा सही है, जब 2 की जगह 1 हो जाता है, XX होना चाहिए, एक X हट गया, केवल Y बस है। इसके पास XX होना चाहिए लेकिन यहाँ पर केवल X है। ठीक है, 2 की जगह 3 नहीं होता, गलती हो गई मेरे से, है ना, गलती हो गई बच्चे, इट्स नॉट क्लियर, हाँ इट्स माई मिस्टेक, सिली मिस्टेक, इट्स ओके बच्चों। चलो 2 की जगह 1, मान लो मेरे अंदर X और Y क्रोमोसोम है, मैं नर हूँ, लेकिन बाय द वे अगर ऐसी कंडीशन हो जाती, मेरे अंदर एक X क्रोमोसोम ना आता, एक X क्रोमोसोम ना, तो सिर्फ Y आता, तो मेरे को एक रोग उत्पन्न हो जाता। तब क्या होता, तब मेरे को एक रोग उत्पन्न हो जाता जिसको हम लोग क्या बोलते, जिसको हम लोग बोलते टर्नर सिंड्रोम। एक सामान्य मादा है, एक सामान्य लड़की है, उसका गुणसूत्र XX है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आई जिसके अंदर एक ही गुणसूत्र रहा, जिसके अंदर केवल और केवल एक ही गुणसूत्र रहा, एक दूसरा X क्या हुआ, गायब हो गया, दूसरा X का अभाव हो गया। ठीक है ना, दूसरा X का अभाव हो गया, एक गुणसूत्र कम हो गया। मान लो लिंग गुणसूत्र होते हैं 2, आप सभी को पता है, उनमें एक कम हो जाए तो एक रोग उत्पन्न होगा, एक सिंड्रोम उत्पन्न होगा, उस सिंड्रोम को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है ना, बॉय होगा या गर्ल, दोनों में होगा ये लक्षण। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में व्यक्ति 2 XX की जगह 1 हो जाते हैं। सॉरी यार मिस्टेक हो गई मेरे से, है ना, समझ, एक यक्ष नाम का गुणसूत्र आया ही नहीं, सिर्फ Y ही आया, तो भाई वो नर, सामान्य नर थोड़ी ना है, ये नर क्या सामान्य है बताओ, ये नर सामान्य है ही नहीं, ये रोगी है। ये एक मादा है, और मादा के गुणसूत्र क्या है, मादा के गुणसूत्र हैं आपके X और O, मतलब केवल एक X है, तो क्या ये सामान्य मादा है, नहीं, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके रोगी हैं। ठीक है, क्योंकि सामान्य नर अगर होता तो इसके पास इसको चाहिए X और Y गुणसूत्र, लेकिन X और Y नहीं है, केवल Y गुणसूत्र है। सामान्य नर चाहिए तो गुणसूत्र चाहिए X और X, लेकिन इसके अंदर एक X गुणसूत्र कट गया है, क्या कट गया है, एक X कट गया है, केवल एक X है, इसलिए ये सामान्य नहीं है, इसको एक रोग उत्पन्न हो गया है, एक सिंड्रोम हो गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। एंड अब इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के लक्षण। ठीक है, तो इसमें एक गुणसूत्र कम होगा, तो मान लो कि एक ह्यूमन के अंदर, एक नॉर्मल इंसान के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। तो जब गुणसूत्र कम होगा तो कितने बचेंगे टर्नर सिंड्रोम के अंदर, 45 गुणसूत्र होंगे। क्या होंगे बच्चों, 45 गुणसूत्र प्यारे बच्चों होंगे, जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा। ठीक है, तो जिसको टर्नर सिंड्रोम होगा उसके गुणसूत्र कितने होंगे मेरे बच्चों, उसके 45 गुणसूत्र होंगे, 45 गुणसूत्र प्यारे बच्चों होंगे अगर जिसके टर्नर सिंड्रोम हुआ तो। ठीक है, और ये लिखा भी तो है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 होती है। ठीक है, अगर किसी को भी अब पूछ रहे जेंडर कौन सा होगा, जेंडर होगा थर्ड जेंडर। ठीक है, जेंडर कौन सा होगा, थर्ड जेंडर होगा, ना मेल होगा ना फीमेल होगा, वो थर्ड जेंडर होगा, है ना, जिसको किन्नर वगैरह इन सभी नाम से बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हाँ जो हमारी गवर्नमेंट है उनको एक अलग जेंडर की उपाधि देती है, जिसको बोलते हैं थर्ड जेंडर। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं थर्ड जेंडर। ठीक है, चलो
है ना। अब देखो इधर देखो, इनमें क्या होता है, इनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अभाव होता है, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, जैसे जैसे जब तुम प्यूबर्टी की एज से आगे बढ़े, ठीक है, यौवनारंभ की अवस्था से बाहर निकले, तो प्राइमरी कैरेक्टर आपका ये मिला कि आपके जननांग विकसित हो गए और आपके युग्मक फॉर्मेशन होने लगा, युग्मक बनने लगा, ठीक है ना, है ना, युग्मक बनने लगा, युग्मक का फॉर्मेशन होने लगा, पहली चीज। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है, जैसे इन फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो आवाज का पतलापन, आवाज धीरे धीरे पतली होती जाएगी, पहली चीज। दूसरा प्यारे बच्चों, जो उनके स्तन है वो बड़े होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके माँ बनेगी, माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, स्तन बड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्यूबिक हेयर आने लगेंगे और आपके जो आपके क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो वेल डेवलप होने लगेंगे, ठीक है। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, ठीक है। पहला लैंगिक लक्षण होगा युग्मक का बनना, तो युग्मक का बनना तो होगा ही नॉर्मली, ठीक है ना, युग्मक का बनना तो होगा ही, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ह्यूमन के अंदर क्या है कि जैसे सबसे पहला दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है। लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को पता है कि दाढ़ी मूंछ नहीं देना है, ठीक है, दाढ़ी मूंछ का आना मेल के अंदर। जो स्तन है, जो ब्रेस्ट का साइज है वो कम होना, बढ़ता नहीं है, नहीं पता लगे बढ़ ही जाए, है ना, पता लगे एक क्रोमोसोम जो ब्रेस्ट का साइज डिपेंड करता है वो एक ह्यूमन के अंदर ज्यादा आ जाए, उसके स्तन बड़े बड़े हो जाएं, महिलाओं जैसे हो जाएं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। थर्ड जेंडर में ऐसे ही तो होता है ना, थर्ड जेंडर में ऐसे ही तो हो जाता है कि भाई तो इसके अंदर अगर जिसको टर्नर सिंड्रोम की प्रॉब्लम होगी, जिसके अंदर मेरे बच्चे टर्नर सिंड्रोम होगा, सबसे पहली बात क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अभाव होगा, ठीक है। क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अभाव होगा, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है उनका अभाव होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। है ना, ये कह रहे हैं सर थर्ड जेंडर तो 17 साल से ज्यादा जीवित होते हैं, तुम भी मतलब तुम्हारा दिमाग कहीं और है क्या। मैंने बोला इस नॉट थर्ड जेंडर, जिसको डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होगी, तुम लोग का दिमाग पता नहीं कहाँ चलता है, जिसको डाउन सिंड्रोम होगा उसके लिए बताया जाता है कि इनकी उम्र 16 से 17 वर्ष में ये मृत्यु इनकी हो जाती है, ठीक है। अब कोई थर्ड जेंडर है, तुम्हें कैसे पता डाउन सिंड्रोम है उसको, तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे पहचान गए कि इसको डाउन सिंड्रोम है, नहीं पहचान पाओगे, नहीं पहचान पाओगे। तो तुम्हें पहचान के लिए क्या करना होगा, उसका क्रोमोसोमल टेस्ट करवाना होगा, उसका क्रोमोसोमल टेस्ट करवाना होगा, और क्रोमोसोमल टेस्ट के अंदर जब वो लैब में जाएगा उसका गुणसूत्र, तब अगर पता चले कि 21वें जोड़े गुणसूत्र के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है ना 21वें पेयर गुणसूत्र के अंदर 2 के बजाय 3 हो जाता है, 21वें जोड़े गुणसूत्र के अंदर एक और ऐड हो जाता है, तो हो जाता है क्या, ठीक है, तो हो जाता है मेरे बच्चे क्या, डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो एक ही कंडीशन है, पता ऐसे ही चलेगा कि क्रोमोसोमल टेस्ट होगा, ठीक है। तुम्हें पता है हमारे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लैबें हैं, ठीक है, बहुत बड़ी लैब है। और अभी आप हाल ही में एक चीज सुने होंगे कि ये जो एवरेस्ट और MDH मसाले में पाया गया है ना, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, सुना है ना इसके बारे में, है ना, ठीक है, बताओ इथाइलिन ऑक्साइड, ये कह रहा है NCERT का इमेज देखकर पढ़ाइए। अच्छा, NCERT की इमेज बच्चे तुम देख लो, ठीक है, 84 पेज नंबर में, पेज नंबर 84 के बीचों बीच साइड में बना हुआ है टर्नर डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल, ठीक है, वहां पर तुम देख के कर लो, समझो, तुम्हें ज्यादा जरूरी है, मुझे नहीं जरूरी है, ठीक है ना। किसी भी तुम गुणसूत्री परिवर्तन का अगर तुम देखोगे ना, पहली चीज उसको तुम्हें टेस्ट करवाना होगा, ठीक है, पहली चीज तुम्हें क्या करवाना होगा, टेस्ट करवाना होगा, ठीक है। बिना टेस्ट के तुम बता ही नहीं सकते कि इसको कौन सा गुणसूत्र की कमी है, इसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। तो ये चीज, तो जैसे वो जो इथाइलिन जो है डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर पाया गया है MDH और एवरेस्ट के मसालों के अंदर, और एक चीज और, एक साल्मोनेला नाम का एक बैक्टीरिया भी पाया गया है, ठीक है, साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया उनके मसालों के अंदर पाया गया है, ठीक है। तो मतलब ये काफी हैरान कर देने वाली बात है, और सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों का जो खान पान है ना, सच में वो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना, सच में वो बहुत अच्छा नहीं है। हमको पेज नंबर 100 पर है, ये तुम नई पुरानी वाली NCERT लेके बैठे हो, ठीक है, बहुत पुराने हो बच्चे, नई NCERT ले लो अकॉर्डिंग टू न्यू NCERT, ठीक है। तो खान पान प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें उसको अच्छा बनाना है और डाइट हमें अच्छे से मेंटेन करनी है, चीज ध्यान रखना। अगर तुम अच्छा नहीं खाओगे, मान लो, ठीक है ना, अगर तुम मान लो कोई गर्भवती स्त्री है, ठीक है, जिसके गर्भ में क्या है, जो है गर्भ में एक शिशु पल रहा है, ठीक है, उसको तुम लगातार मेडिसिन दे रहे हो, लगातार उसको तुम रेडिएशन दे रहे हो, विकिरण दे रहे हो, ठीक है, लगातार उसका खान पान भी इधर उधर का है, तो हो सकता है ये सिंड्रोम उत्पन्न हो जाए, ठीक है, हो सकता है क्या हो, ये सिंड्रोम, ये रोग आपका जो गुणसूत्री विकार उत्पन्न हो जाए। क्योंकि हमने जब आपको मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, मानव जनन पढ़ाया था, ठीक है, मानव जनन। तो मानव जनन के अंदर हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि ये बन गया युग्मनज, पढ़ाया था जाइगोट, देखो डिटेल से पढ़ लो तुम लोग, डिटेल से पढ़ लो, ठीक है, डिटेल से जाइगोट पढ़ाया था ना। ये जाइगोट का जो डॉट है ये क्या है, अगर तुम इसे बड़ा करोगे तो ये क्या है, ये प्यारे बच्चों केंद्रक ही तो है,
केंद्रक कैसा केंद्रक है? ये आपका द्विगुणित केंद्रक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अंडाणु का केंद्रक हैप्लॉइड केंद्रक और शुक्राणु का हैप्लॉइड केंद्रक आपस में मिल गया है। ठीक है ना, आपस में मिल गया है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद केंद्रक द्विगुणित होता है। ठीक है, द्विगुणित हो गया इसके अंदर। केंद्रक के अंदर 2n क्रोमोसोम है, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 46 गुणसूत्र हैं। ठीक है, कितने गुणसूत्र हैं? 46 गुणसूत्र। टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र इसके केंद्रक में पाए गए। ठीक है, 23 जोड़े गुणसूत्र। अब हमने तुम्हें एक चीज बताया कि ये जो 23 जोड़े गुणसूत्र हैं प्यारे बच्चों, ये 23 जोड़े गुणसूत्र क्या करेंगे? ये जो युग्मनज है ये क्लीवेज करता है। बताया था ना, क्लीवेज करता है। किसको भूल गया है? कौन कौन सा ऐसा बच्चा जिसको भूल गया है ना, MDH खाना है कि नहीं? अब तुमने रिसर्च देख ली है भाई, है ना? सही बताएं तो बाहर का जो खाना है, जो आपका प्रोसेस्ड फूड है, जो पैकेट के अंदर बंद फूड है ना, उसको खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, उसको खाना ही नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, पहली बात। ठीक है, घर पे हमारे मसाले हैं, हल्दी धनिया मिर्चा सब घर में है, तो आप उसको घर में गरम मसाला बना सकते हैं। क्या जरूरत है उसको लेने की? ठीक है ना? क्लीवेज किसको किसको याद है? कौन सा ऐसा होशियार बच्चा है जिसको याद है? विदलन। ठीक है, विदलन। तो ये जो विदलन हो रहा है, यहां पर विभाजन ही तो हो रहा है। कौन सा विभाजन? वो हो रहा है समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन। ये एक कोशिका थी, 2 कोशिका बन गई, 2 से 4 कोशिका बन गई। ठीक है, 4 से 8 कोशिका बन गई, 8 से 16 कोशिकी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोगों ने बोला ये मॉरूला बना। लो, 1 लाइन में पूरा याद है। मॉरूला के बाद ब्लास्टुला बना। ठीक है, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला बना। गैस्टुला के बाद गैस्टुलेशन हुआ। गैस्टुलेशन के दौरान क्या हुआ? इम्प्लांटेशन हुआ, है ना? समझ रहे हो? खड़े खड़े तुम्हें यहीं पर सभी चैप्टर को पढ़ा दूंगा, खड़े खड़े कान खोल के सुन लेना। समझ रहे हो ना? तो इसलिए कुछ भी अपने, एक लड़का यहाँ पे कमेंट कर रहा था कि जो है आप रोड छाप टीचर हो, है ना? वाह, कितना बेहतरीन, कितना शानदार कमेंट है, रोड छाप टीचर। क्या बच्चों आपको ऐसा लगता है कि मैं एक रोड छाप टीचर हूँ? नहीं, उसको सुन के काफी मजा आ रहा होगा कि यार है, मैंने बिल्कुल ट्रिगर कर दिया है। तेरे ट्रिगर करने से मेरा कुछ हो जाएगा क्या? है? और अगर सोच, अगर मैंने तेरे को एक गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, मैंने तुम्हें एक छोटी सी भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, तुम्हारा जीवन चौपट हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना? है ना? एक बच्चा अगर सब याद है, बहुत अच्छा, गुड। ठीक है, गुड मेरे बच्चे, है ना? तो इसलिए कोई इशू नहीं है, समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आपको भी नहीं हो सकती, दिक्कत उस पर्टिकुलर उस इंसान को हो सकती है। अब खैर मैं तो उसका नाम भी भूल गया हूँ और मैं इतना ध्यान देता भी नहीं, लेकिन वो ऐसा लिखा तो मुझे लगा कि यार ऐसी बात है ना? नाम यार पता नहीं, मैं तो भूल गया, उसने ऐसे लिखा था, रोड छाप टीचर। तुम एक रोड छाप टीचर हो, यू आर ए रोड छाप टीचर, तुम बुक देख करके पढ़ाते हो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सही बताऊं तो मेरे पास ये दोनों, मेरे पास फोन रखे हुए हैं और ये एक बुक रखी हुई है ना? और सही में मैं बुक देख के पढ़ाता हूँ, पहली बात। ठीक है? और ये बुक, तो एक काम करो, इस बुक को खोल के देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? भाग 1। ये देखो, भाग 1 मतलब पता है ना क्या होता है? भाग 1 मतलब पता है क्या होता है? ये है क्लास 11th की बुक। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो हम कौन सी बुक देख के पढ़ाते हैं? क्लास 11th की बुक, जहां पर इस चैप्टर का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर है भी नहीं। इस बुक के अंदर जो चैप्टर है ना, वो क्लास 11th के चैप्टर। इसको ध्यान से तू देख ले भाई। ठीक है, तू देख ले भाई ध्यान से, इस चैप्टर के नाम भी पढ़ सकता है ना? क्लास 11th की बुक है ना? एंड यहाँ पर कुछ और है भी नहीं मेरे पास, ये बुक साइड में रखा हुआ है बस। ठीक है, और ये 11th के बच्चों के लिए स्पेशली रखा था मैं। और किस लिए रखा था? क्योंकि पढ़ाने के दौरान क्या होता है कि जब भी मैं पढ़ाने लगता हूँ, अगर आउट ऑफ टॉपिक चला गया तो पता लगे उसी के अंदर पढ़ाते रह गए, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ाते चला गया, बच्चों को मजा आने लगी। फिर बाद में पता चला यार क्रोमोसोम तो इनके टॉपिक में ही नहीं है। मतलब आधा घंटा पढ़ाने के बाद क्लास बर्बाद की, यार 15 मिनट फालतू पढ़ा दिए तुम इनको, ये पढ़ाना ही नहीं था। इसलिए बुक रखी रहती है। ठीक है सर, वैसे स्टूडेंट को बाहर निकाल दो। अरे नहीं, गुस्सा नहीं होना है किसी को भी, है ना? गुस्सा नहीं होना है प्यारे बच्चों। और एनसीईआरटी तुम जो कहते हो ना, वो एनसीईआरटी मेरे पास नहीं है। यहाँ पर एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी सिर्फ मेरे रूम में रहती है। ठीक है, सिर्फ मेरे रूम में, और मेरे बिस्तर के जस्ट बगल में मेरी स्टडी टेबल रहती है, वहीं पे रखी रहती है ना? अरे बस करो भाई, इतना अगर वो देख लेगा ना तो उसका खानदान पागल हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे कमेंट मत करो यार तुम लोग, है ना? भाई तुम बहुत ज्यादा कर देते हो, इतना भी नहीं करना। एक बच्चा था, गलती हो जाती, करने दो। ठीक है, इसलिए बताया नहीं, मतलब भाई उसको बता रहा हूँ कि बच्चे, अभी तुम बहुत बच्चे हो, तुम जहाँ से पढ़े हो ना, उन सभी टीचर्स को एक साथ बैठ के पढ़ा दूं मैं, है ना? ये चीज याद रखना। तो प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि अगर इस दौरान ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, ये पूरा प्रोसेस, भी थोड़ा सा और अंदर घुसूंगा तुम्हारा बिल्कुल मोरल डाउन हो जाएगा, है ना? मोरल डाउन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नहीं ब्लॉक किसी को नहीं करना है भाई, खुली आजादी है, बोलते रहो। रोड छाप बोल दो, तुम नाली छाप बोल दो, जो तुम्हें बोलना है वो बोल दो, है ना? एक चीज और, अब देखो वापस आते हैं, कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं बच्चे। ठीक है, देखो एक चीज और, सबसे बड़ी बात, ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये समसूत्री विभाजन गुणसूत्र के अंदर ही तो हो रहा है। गुणसूत्र तो विभाजित हो रहे हैं लगातार, कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं। ये गर्भवती महिला के अंदर हो रहा है। ठीक है,
अब अगर ये गर्भवती महिला एकदम से बईकल है, एकदम से पागल टाइप की है, इसने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, इसको बायोलॉजी नहीं समझ में आई, तो प्यारे बच्चों पूर्वज लोग बता देते थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पेट में बच्चा है, अच्छे से रहो, ज्यादा काम वगैरह मत करो, ऐसी एक्सरसाइज करो, ठीक है ना, ऐसी एक्सरसाइज करो। लेकिन अब की जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कैसी रहती हैं? पेट में बच्चा आया तो पहले लेट जाती हैं, है ना। पेट में अगर बच्चा आया गर्भाशय में तो पहले लेट जाते हैं कि अरे अब तो मुझको बस, अब 9 महीने उनकी सेवा पानी करते रहो, ठीक है, उनको आइसक्रीम खिलाओ, है ना, उनको फुल्की खिलाओ, उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, ठीक है, तो समोसे खिलाओ, उनको फालतू की चीज खिलाते रहो, उनसे कोई मतलब नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो तुम ये कार्सिनोजन ले रहे हो, आइसक्रीम के अंदर जो हानिकारक सब्सटेंस है, जो प्रोसेस्ड फूड के अंदर जो हमको नुकसान कर रहे हैं, वो सारे पदार्थ हमारे अंदर जा रहे हैं, हमारे अंदर जा रहे हैं, मतलब उस गर्भवती महिला के अंदर जा रहा है। वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो ट्रिगर कर सकता है, वो सब्सटेंस जो उस पर्टिकुलर इसको विदलन प्रोसेस को क्या कर सकता है, ट्रिगर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, वो पदार्थ को लगातार खा रही है ना। खाने पीने कोई टाइम नहीं है, लगातार खा रही है, तो उससे क्या होगा, उससे इसमें कोई बीमारी हो जाएगी। मेन दिक्कत ये होती है, मेन दिक्कत यहीं पर होती है ना, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है ना, और कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तुम अगर किसी से भी पूछो गुणसूत्री विकार का इसे होगा, तो सिंपल से बता के निकल जाएगा, अरे गुणसूत्र में विकार, क्योंकि उसको भी इतना ही पता है, समझ लो, क्योंकि उसको भी इतना ही पढ़ा है। जो आपके टीचर्स आसपास पढ़ा रहे हैं ना, वो सब यही बुक देख के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई और कहीं से पढ़ा नहीं रहा। ये भारती भवन पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है, ये भारती भवन, उसी को देख के पढ़ा रहे हैं, और इतनी आसान है ये बुक की लैंग्वेज, इतनी आसान है, मैं सही बताऊं तो कोई एक अनपढ़ बच्चा भी होगा, पढ़ेगा ना, समझ में आ जाएगा उसको क्या लिखा है ना, अनपढ़ बच्चा, सही बताऊं तो, है ना, हम लोग जैसा आदमी अगर पढ़ेगा तो तुरंत समझ जाएगा, अरे इसमें तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। जिसने एनसीईआरटी इतने साल पढ़ी हो, इतनी बार रिपीट करके रखा हो, और कोटा के अंदर कोटा के मॉड्यूल जिसने सॉल्व किए हो, ठीक है, उसको सब समझ में आता है, ठीक है। एमएससी की बायोलॉजी पूरी कंप्लीट किया हो विद नोट्स, मेरे पास एमएससी की बायोलॉजी रखी हुई है, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है, हल्के मत लेना, समझ रहे हो ना। मैं क्लास चलने लगी ना तो पूरी क्लास की बायोलॉजी एक बार में खत्म कर देंगे है ना। एक बच्चे कह रहा सर जी हम अपनी वाइफ को नहीं खाने देंगे, मतलब ये कुछ सब्सटेंस है वो ट्रिगर करते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। और अब कोई भी इधर उधर की बातें मत बोलो कि गाली देने का मन कर रहा है उसको, नहीं ऐसी बात नहीं है, गाली देने वाली कोई बात ही नहीं होती है, मतलब उसने ऐसा लिखा तो मैंने आपको बता दिया कि शायद, है ना, शायद प्यारे बच्चों। बाकी तुम कुछ भी बोलोगे मेरा फर्क नहीं पड़े, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तुम खुद ही सोचो, अगर मैं छोटी सी गलत जानकारी, गलत मिस इन्फॉर्मेशन तुमको दे दूंगा ना, तो उससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा, है ना। और मैं एक वो टीचर नहीं हूँ जो मैं, है ना, मैं अपने स्वार्थ के लिए मैं तुम्हारा खुद का ईमान बेच दूं, नहीं, नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। और जीवन का पर्पस, जीवन का उद्देश्य सबका क्लियर हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा क्लियर है, मेरा क्लियर है बच्चे। इफ यू रिस्पेक्ट मी आई विल रिपीट अगेन, ठीक है, तुम्हारी इज्जत करूंगा, कोई भी हो दुनिया में, कोई भी, मोदी चाहे ना हो, ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगा, बिल्कुल क्लियर फॉर्मूला है, और मेरा विजन भी क्लियर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पहली बात, किसी से नहीं डरता भाई, जो बात साफ, लाइन में खड़े हो जाओ ठीक है, ठीक है, हाँ चलो। तो मेन दिक्कत यहाँ पे होती है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये किन्नर कैसे पैदा हो जाता है, यार ये मेरा बच्चा खराब कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो मेन दिक्कत तो यहाँ चल रही है, जब पेट में गर्भावस्था है उसी के दौरान तुम इधर उधर उल्टी सीधी हरकतें करोगे, हो ही जाएगा, बच्चा खराब हो ही जाएगा, ठीक है। बताओ, अब देखो ध्यान से पढ़ो। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का अभाव होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का अभाव होगा। मान लो मैं लड़का हूं, अगर मेरे अंदर टर्नर सिंड्रोम, नहीं मेरे अंदर नहीं, अगर किसी और के अंदर, ठीक है ना, अगर किसी और के अंदर टर्नर सिंड्रोम हुआ, वो लड़का है, तो क्या पता उसके स्तन बड़े बड़े हो जाए, उसके दूध जो है बड़े बड़े हो जाए, है ना, ये हो सकता है। दाढ़ी मोछ नहीं आई, लड़की जैसे लग रहा है वो, कोई अच्छा आदमी छू लिया, चाची कैसी है, छू के निकल गया उसको, है ना, ठीक है। चलो भाई अब देखो इधर, इनका स्तन चपटा होता है, कैसा होता है, स्तन चपटा होगा, लड़कियों का जो भी इनका स्तन होगा वो चपटा हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद इनका अंडाशय अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर होता है, ठीक है। अगर ये लड़कियों के अंदर होगा ना, अगर ये, अरे भाई नेट खत्म हो गया मेरा, 50% डाटा खत्म हो गया भाई, इतना बुरा हुआ मेरे साथ, ठीक है। इनका जो स्तन हो, इनका जो अंडाशय होता है वो चपटा हुआ होता है, कैसा होता है, चपटा हुआ होता है। अभी बच्चा कह रहा है मोरूला वाला फिर से समझाइए अमन भैया, हाँ मोरूला वाला तुम जाके मानो जनन पढ़ लेना, वहां पे समझ आ जाएगा, उस जानकारी के लिए बताया था, ठीक है, ठीक है। चलो भाई अब देखो, है ना, इसमें मासिक धर्म नहीं होता है। मासिक धर्म मतलब इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, वो नहीं होता है। पहली चीज, लड़कियों के अंदर यह बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, ये बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगे भाई, ठीक है। जिसके अंदर अंडाशय इमेच्योर है, ओवरी ही इमेच्योर है, ठीक है, तो कहां से बच्चा पैदा होगा, होगा ही नहीं, ठीक है, बच्चा पैदा होगा ही नहीं। बच्चा पैदा होने के लिए अंडाशय का परिपक्व होना जरूरी है ना, इसलिए प्यारे बच्चों ये होगा आपका टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद आ जाता है अगला, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। व्हाट इज क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि सिंड्रोम होता कैसे आखिरकार। ये जब चैप्टर शुरू नहीं हुआ था, जब मैं पुष्पी पादकों में लैंगिक जन्म पढ़ा रहा था, तब से प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के क्वेश्चन यही थे, अरे ये क्या, एक लिख रहा है कि श्रेयस श्रीवास्तव अनुभरर महिला, ठीक है ये देखो, ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी का वर्ड है ना, इसका मतलब होता है बांझ महिला, बांझपन, जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया।
यहाँ तक क्लियर है? आगे बताओ सर। हाथ पैर में ज़्यादा पसीना आता है तो उससे कोई डिजीज़ है क्या? हाथ पैर में ज़्यादा पसीना आता नहीं, गर्मी के मौसम में पसीना आता ही है, ठीक है, गर्मी के मौसम में पसीना आएगा ही आएगा, डन है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर फेस में पिंपल्स आता है तो यूज़ कैसे करें? तो उसे कैसे छुटाएं पिंपल्स? देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है जब हम प्यूबर्टी की अवस्था में आते हैं, प्यूबर्टी मतलब यौवनारंभ, यौवनारंभ की स्टेज में आप सभी लोग हैं, ठीक है ना। यौवनारंभ की स्टेज में आप सभी लोग हैं और आप सभी लोगों के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, सभी लोग हैं। हार्मोनल चेंजेस क्या मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर अभी आपके अंदर नर हैं तो शुक्राणु बन रहे होंगे, शुक्राणु का प्रोडक्शन हो रहा होगा, हार्मोन्स इंबैलेंस हो रहे हैं थोड़ा बहुत, उस वजह से पिंपल्स आने लगते हैं, ठीक है। लड़कियों के अंदर अंडाणु बन रहा है तो उनके अंदर भी हार्मोन्स का इंबैलेंस हो जाता है। जब हार्मोन्स का इंबैलेंस होता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों कि आपका जो हार्मोन्स का इंबैलेंस हुआ, दैट्स हमने देखा कि पिंपल्स आने लगे, है ना। इसी तरह एक जो मूछ बनाने वाला हार्मोन है, मूछ बनाने वाला जीन है, वो सक्रिय हो गया तो एक उत्तर प्रदेश की लड़की है जिसने टॉप किया है, उसके अंदर मूछ निकल आए। लड़कियों के अंदर मूछ ना निकलना वो एक जीन डिपेंड करता है कि सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, पहली चीज वो जीन डिपेंड कर रहा है। अब वो जीन उस जो उत्तर प्रदेश की लड़की है जो जिसने टॉप किया है, वो जीन उसके अंदर नहीं काम कर रहा था उस दिन। आप कभी कभी फोन लगाते हो अपने फोन से अपने मम्मी को, लग जाता है किसी और के पास फोन, है ना, लग जाता है किसी और के पास फोन। तो इसी तरह क्या होता है कि मान लो वो जीन है वो बना रहा था तुम्हारा मोछ बिल्कुल तगड़े तगड़े, लेकिन वो जीन सही से काम कर ही नहीं पाया उस दिन, नहीं बनाया मोछ, तुम्हारे मोछ ही नहीं बने, पूरे जीवन तुम्हारे मोछ नहीं। ऐसे लोग के देखोगे दाढ़ी मुझाते ही नहीं है पूरा जीवन, ऐसे थोड़ा थोड़ा रहे वो लोग ब्लेड मार मार काम चलाते रहते हैं, निकलते ही नहीं उनके। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ना, वो जीन उनके बॉडी के अंदर फंक्शन ही नहीं किया, और जब वो जीन फंक्शन नहीं करेगा तो दाढ़ी मुछाएंगे नहीं। जस्ट इसी तरह वो जो उत्तर प्रदेश की लड़की टॉप हुई है उसी के साथ ऐसा ही हुआ है। एक छोटा सा जीन है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, उसने अपना थोड़ा सा हार्मोन ज्यादा सीक्रेट कर दिया जिस वजह से उसके मूछ आ गए हैं, बस हो गया। और कोई बहुत बड़ी बात हो नहीं रही है वहाँ पे, ठीक है ना। सब मजाक बनाते हैं सर, अच्छा बनाने दो यार, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है वो 2 के बजाय 3 हो जाए। एक बच्चा भी थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि सर अगर एक यक्स 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 वाई हो जाए तो, जो टर्नर सिंड्रोम में हम बता दिए थे उनसे गलती हो गई थी, तो हमें लगा क्लाइनेफेल्टर है, इस वजह से हम वहां पे ध्यान भी ना दिया जाता। जब बाद में उसको पढ़े तो बोले यार तो टर्नर सिंड्रोम है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो गया, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 44 45 46 47, टोटल गुणसूत्र कितना हो गया? 47 गुणसूत्र टोटल हो गया, ठीक है। जब टोटल गुणसूत्र मेरे बच्चे 47 हो गया तो उसको हो गया एक रोग, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। बाकी उस लड़की को कोई रोग नहीं है। आपने क्या दाढ़ी मूछी बस देखी, उसके बाद क्या उसके बाल छोटे हैं? नहीं। क्या उसका मानसिक विकास अवरुद्ध है? जो लड़की टॉप की प्राची नाम है उसका, क्या उसका मानसिक विकास अवरुद्ध है? क्या वो पागल जैसे जैसे मुंह खोल कैसे रहते हैं, ऐसे करते रहती है? नहीं। क्या उसके स्तन छोटे छोटे हैं लड़कियों जैसे? नहीं है, वो लड़कियों जैसी है, वो देखने में बिल्कुल लड़की लग रही है, वो लड़की ही है वो भाई, ठीक है, वो लड़की ही है। बस वो थोड़ा सा मोच वाले जो जीन थे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्मोन सीक्रेट कर दिए, मोच निकल आई, बस और कोई बात है नहीं उसमें, ठीक है ना, है ना। अब मेरे बच्चे देखो थोड़ा थोड़ा रहता है, अब देखो इसके बाद देखो, ठीक है। तो हम इसे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाएगा, तो इसमें मानव की गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाता है, 47 हो जाता है। इनके लक्षण क्या होते हैं? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के लक्षण, पहला हो जाएगा यह लक्षण नर में पाया जाता है। किसके अंदर? नर में पाया जाता है। यह लक्षण बच्चे मेल के अंदर पाया जाएगा, जो देखने में सामान्य लगता है। जब हम उस लक्षण को देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद लेकिन इनमें मादा लक्षण दिखाई देता है, ऐसे पुरुष बांझ होते हैं, रहेगा वो पुरुष पे जो है मेल, लेकिन उसके अंदर कुछ लक्षण फीमेल के भी दिखाई देंगे, ठीक है। कुछ लक्षण किसके दिखाई देंगे बच्चा लोग? फीमेल के भी दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, ये नर नपुंसक होते हैं। ये नर कैसे होंगे? ये नर आपके नपुंसक होंगे, ये नर आपके बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये जो चैप्टर है ये आपका इंड होता है। क्वेश्चन पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो। एक बच्चा कह रहा था सर अगर एक्स एक्स वाई हो जाए तो क्या होगा, आप हमें बताइए। उतने समय कमेंट पढ़ लिए थे लेकिन हमें पता था कि आगे क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, उसको बता देंगे वहां पर, ठीक है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम है, ओके। चलो मेरे बच्चों यहां तक क्लियर हो गया? सभी लोग बताओ, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, है ना। अब एक बच्ची कह रही लड़कियों में मूंछ आ जाए तो कैसे हटाएं, है ना। भाई तुम कैसे हटाओगे उसको? हटाओगे क्या, है ना। वो आपका नेचुरली है, वो आपका नेचुरल है, वो आपका बॉडी निकाल रही है। और अगर वो चीज बॉडी कर रही है ना तो उसका विरोध मत करो, ठीक है। उसका विरोध मत करो, आईब्रोज मत सेट करवाओ, क्योंकि आईब्रोज तो तुम्हारे निकलेंगे ही निकले, ठीक है। बॉडी के साथ खिलवाड़ मत कराओ कि बाल उधरवा रहे हो, हैं लगा के बिल्कुल लिपस्टिक विपस्टिक क्या पुट्टी वगैरह इधर उधर घूम रहे हो, क्या मतलब है? महिला होना, एक मादा होना, एक स्त्री होना ही अपने आप में एक सौंदर्य की बात है। इससे बड़ी बात सौंदर्य की हो ही नहीं सकती कि आप एक महिला हैं, ठीक है।
सबसे बड़ी बात है कि आप लड़की हैं, आप महिला हैं, इसमें खुद ही एक सौंदर्य है। उसके ऊपर क्या सौंदर्य करना, उसके ऊपर क्या कान छेदवाना, क्या नाक छेदवाना, क्या यहाँ पे ये सब फालतू का करना, आंख में ये लगाना, आईब्रो कटवाना, बाल हटवाना शरीर से, क्या मतलब है ना, है ना, कोई मतलब नहीं है प्यारे बच्चों। तो डॉक्टर को दिखाना अच्छा होगा पिंपल्स के लिए? बिल्कुल नहीं अच्छा होगा। पिंपल्स के लिए क्या होता है, डॉक्टर भी आपका मजा लेता है, खूब पैसा लेता है, ठीक है, खूब पैसा लेता है डॉक्टर, खूब इलाज करेगा तुम्हारा, ठीक है, खूब इलाज तुम्हारा करेगा, ठीक है, खूब तुम्हें दवा देगा, इधर उधर की देता रहेगा। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, 1 से 2 साल में जब वो हार्मोन्स आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, हार्मोन है, जब वो आपके खुद बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, जब हार्मोन्स आपके बैलेंस हो जाएंगे तब वो पिंपल्स आपके अपने आप सही हो जाएंगे, ठीक है। अपनी बॉडी को इतने हल्के मत लो कि तुम्हारी बॉडी बहुत हल्की है, ठीक है, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे अंदर जो फीवर आता है ना उसको भी ठीक कर देती है। तुम्हारी बॉडी दिन में पता नहीं कितने बैक्टीरिया, कितने फंजाई, कितने वायरस से डेली अटैक करती है, डेली वो लड़ती है, डेली उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर करता है, ठीक है, डेली करता है, डेली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो मेरे हिसाब से पिंपल्स की दवा नहीं करवानी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपकी नीम की पत्ती वगैरह है, ठीक है, नीम का रस हो गया, नीम का पानी, नीम की पत्ती, इन सभी चीज से जो है थोड़ा सा आयुर्वेद के अंदर रह करके कुछ कर लेना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है आयुष कश्यप सर, हम आज बैच परचेज किए हैं। बच्चे तुम बहुत लेट हो गए हो, सही बताएं तो ये बिल्कुल सच्चाई है, तुम बहुत लेट हो गए हो। ये चैप्टर 5 चल रहा है, ठीक है, तुम्हारे इतने बैकलॉग लग गए हैं कि अब तुम्हें सोचना पड़ेगा कि चैप्टर 1 कैसे खत्म करूं, ठीक है। ये चैप्टर 5 है बच्चे, ठीक है। तो बेटा आयुष ध्यान रखना, थोड़ा सा और अब मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा और अपना आराम से पढ़ना, ठीक है ना। कह रहा है आप अंधे हो क्या, मेरा कमेंट देखते नहीं हो सर? हाँ हाँ, मैं अंधा हूँ, ठीक है, खुश खुश बच्चे, चलो तुम्हारा कमेंट और नहीं देखूंगा, हाँ, है ना। चलो क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। आप सभी लोग अब अच्छे से पढ़ते रहिएगा, नोट्स आपका यहीं एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नोट्स आपको 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा, अपलोड करवा देंगे हम। और कल हम लोग इस चैप्टर की डाउट क्लास ले लेते हैं, और इस चैप्टर की डाउट क्लास के साथ प्यारे बच्चों उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहना, मन लगा करके पढ़ना, बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक को समझते हुए चलना। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ में है प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।